नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में संसद के बारे में पढ़ा और राज्यसभा के कंपोजिशन और लोकसभा के कंपोजिशन के बारे में देखा। तो हम कल का रिवीजन करते हुए आज आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कल आर्टिकल 79 पढ़ा था, आर्टिकल 80 पढ़ा था, आर्टिकल 81 पढ़ा था और आर्टिकल 82 पढ़ा था। हमने यहाँ पर देखा ये संसद होगी, संसद में क्या क्या होगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनी होगी, प्रेसिडेंट से मिलकर बनी होगी। इसके बाद हमने देखा कंपोजिशन, राज्यसभा की संरचना की बात की, राज्यसभा का संरचना देखा आर्टिकल 80 में। और हमने 81 में क्या देखा, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना देखी। और आर्टिकल 82 में हमने देखा, आर्टिकल 82 में हमने देखा डिलिमिटेशन एक्ट, जिसके जरिए परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था। और ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग इसी के आगे पढ़ते हैं आर्टिकल 83, जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। हमने आर्टिकल 80 और 81 में ही चीज़ों को डिस्कस कर दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बस समरी टाइप में बना लेते हैं कि आर्टिकल 83 क्या कहता है। आर्टिकल 83 कहता है संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में। आर्टिकल 83 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 83 अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में बात करता है। दोनों सदनों की अवधि क्या कहता है? राज्यसभा के बारे में क्या कहता है? ये स्थायी सदन है, हमने कल ही बात किया था, इसका विघटन नहीं होता, लेकिन इसके जो सदस्य होंगे राज्यसभा के वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होंगे, जिसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होंगे, अवकाश ग्रहण करेंगे, अवकाश लेंगे। इसी तरीके से हमने लोकसभा के बारे में देखा था। लोकसभा के बारे में क्या देखा, इसके जो सदस्य होंगे वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से निर्वाचित होकर आएंगे, और उसमें से जब तक ये विघटित नहीं होगी, तो जिस दिन से लोकसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ होगा, प्रथम सत्र की तिथि से 5 वर्ष तक, मतलब सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन अगर बीच में ही विघटन हो जाता है लोकसभा का, तो इसको विघटित कर दिया जाएगा। तो हम देखेंगे ये स्थायी सदन था, ये अस्थायी सदन था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद इसका विघटन हो जाएगा। तो ये हमने आर्टिकल 83 को पढ़ा। अब हम इसके आगे बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल 84 को डिस्कशन करना प्रारंभ करते हैं। आर्टिकल 84 कहता क्या है? आर्टिकल 84 कहता है संसद सदस्य बनने की योग्यता। अब देखेंगे योग्यता क्या होगी संसद का सदस्य बनने की। संविधान में कुछ तय हैं, कुछ संसद के द्वारा बनाए गए कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें कुछ योग्यताओं का वर्णन है। तो हम एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 84 अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 क्या कहता है? संसद सदस्य बनने की योग्यता। संसद सदस्य बनने की योग्यता। संसद का सदस्य बनने की योग्यता क्या होगी? अब यहीं पर देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो कंडीशन है इसका, हम देखें का पार्ट या फर्स्ट कहते हैं कि वह भारत का नागरिक हो, क्वालिफिकेशन की बात हो रही, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो पहली है, और खा यानी कि बी। इसके बाद कहा गया है कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए
30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तब वो चुनाव लड़ के आ सकता है। इसके साथ साथ जो तीसरी सिचुएशन है वो ये कहती है कि ऐसी योग्यताएं जो संसद द्वारा निर्धारित की गई हों, ऐसी योग्यताएं जो संसद द्वारा निर्धारित की गई हों। तो ये मात्र 3 कंडीशन की बात की गई है, लेकिन हम देखेंगे कि संसद के द्वारा कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। उसको पढ़ने से पहले हम जो संविधान, मूल संविधान है हम लोगों का, जो हमारा करंट का संविधान है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम संसद की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन हो गई। इसके बाद ये क्वालिफिकेशन के साथ साथ देखेंगे आर्टिकल 102, आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 क्या कहता है? आर्टिकल 102 में निर्हर्ताओं की बात की गई है, डिस्क्वालिफिकेशन। अब 102 में जो डिस्क्वालिफिकेशन दी गई हैं अनुच्छेद 102 में, तो वो क्या दी गई हैं? अनुच्छेद 102 में किसकी बात की गई है? डिस्क्वालिफिकेशन की। निर्हरताएं। अब निर्हरताएं भी महत्वपूर्ण है, जो ओरिजिनली हमारे भारतीय संविधान में दी गई हैं। तो हम निर्हरताओं की बात करते हैं। पहली क्या है? लाभ का पद धारण ना करता हो। धारण ना करता हो कहने का मतलब है, अगर 56 पद जो हमने बात की कि लाभ के पदों में नहीं आते हैं, अगर उनमें से छोड़कर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हम अगर यहीं पर देखें, लाभ का पद धारण न करने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है अपवादों को छोड़कर, तो वो चुनाव या उसकी सदस्यता जो होगी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो निर्हर नहीं होगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लें। अगर सपोज करिए कि मिस्टर ए हैं, वो IAS अधिकारी हैं, तो बिना पद को छोड़े हुए वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब उनको पद से त्यागपत्र देने के बाद वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी निर्हरता की बात करें कि यदि वह विकृत चित्त हो। विकृत चित्त का मतलब क्या है? मतलब कि वो मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति हो, पागल हो। तो और इसके साथ साथ न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी हो, न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी हो। अब न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी हो कि कोई व्यक्ति ए है जो मानसिक रूप से स्थायी नहीं है, मेंटली अनस्टेबल है, तो वो निर्भर हो जाएंगे चुनाव से, तो संसद का सदस्य बनने से। इसके साथ साथ तीसरी हम देखेंगे कि यदि वह दिवालिया हो गया हो, यदि वह दिवालिया हो गया हो। दिवालिया का मतलब क्या है? दिवालिया का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है उसकी एसेट से। अब इसको मतलब समझ लेते हैं। एसेट का मतलब ये होता है परिसंपत्ति। सपोज करिए कि किसी के पास, कोई व्यक्ति ए है, उसके पास अपना मकान है और संपत्ति है, चल अचल। चल अचल का मतलब है कि उसके पास कार है और कुछ ज़मीन के टुकड़े हैं, तो वो उसकी संपत्ति हो गई। लेकिन यही देखेंगे कि उसने कोई लोन तो नहीं लेके रखा है बैंक से। अगर उसने जो बैंक से लोन ले रखा होगा वो ज़्यादा होगा उसकी संपत्ति से, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति दिवालिया या इंसॉल्वेंट है। और इसके साथ साथ अगर हम चौथी कंडीशन की बात करें तो ये कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की जो नागरिकता है वो स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो। इसका मतलब क्या है समझिएगा। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति ए है, वो सांसद बन गया लोकसभा से या राज्यसभा से, और सांसद बनने के बाद उसने अपनी निष्ठा किसी दूसरे
विदेशी राज्य के प्रति, विदेशी देश के प्रति घोषित कर दी हो तो उसको अयोग्य कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर यदि वह भारत का नागरिक नहीं रह गया हो, यदि वह भारत का नागरिक नहीं रह गया हो। इसका मतलब अभी मैंने बताया कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ले ली हो। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो उसके जरिए क्या कहने का प्रयास किया गया, उसके जरिए कुछ और योग्यताओं की बात की गई और कुछ और बातें जिनसे कोई व्यक्ति जो चुन के आया है उसको निर्हर कर दिया जाएगा या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसकी सदस्यता से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। या तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल की कुछ बातें। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल का जो कुछ बातें हैं जिसमें से एक पॉइंट ये है कि वो चुनावी आचरण के तहत दोषी पाया गया हो। अब चुनावी आचरण के तहत दोषी का मतलब क्या है, इसको समझने का प्रयास करते। तो हम पहले यहां पर देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसको हम शॉर्ट में आरपीए बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। इसमें कहा गया पहली कंडीशन यह है कि चुनावी अपराध का मतलब क्या है, हम यहां पर देखेंगे। चुनावी अपराध का मतलब यह है कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो चुनाव लड़ रहा है और उसने सपोज करिए कि ईवीएम मशीन को लूटने की प्रयास किया है, लोगों को धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर बांटने का प्रयास किया है, तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से दोषी करार कर दिया गया हो तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, पहली कंडीशन। यहां दूसरी की बात करें, अन्य अपराधों के लिए उसे अन्य अपराध का मतलब यहां पर सपोज करिए कि दीवानी या फौजदारी मामलों के लिए 2 वर्ष से अधिक की सजा हो गई है, 2 वर्ष से अधिक की सजा हो गई, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा होने पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, निर्हर हो जाएगा। लेकिन यहां ध्यान देना है, सपोज करिए कि उसने चोरी की, 5,000 10,000 रुपए की चोरी कर ली, 5K रुपीज की चोरी की, और अदालत ने देखा कि उसको जो सजा हुई वो 15 महीने की दे दी, तो हम देखेंगे कि वो व्यक्ति जो होगा वो चुनाव लड़ने से निर्हर नहीं होगा। तो यहां पर 2 वर्ष ध्यान रखना, अन्य अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक की सजा अगर मिलेगी तो वो व्यक्ति निर्हर हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें यह शामिल होगा कि अगर उसे, हमने निवारक नजरबंदी की बात की, निवारक नजरबंदी का मतलब यह है कि अगर प्रशासन को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के समाज में जाने से दंगा फसाद की कुछ संभावनाएं हैं या वो भड़काऊ भाषण देने वाला है, जैसे इसकी दंगों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो वो उसको निवारक नजरबंद कर सकती है। आर्टिकल 22 की बात की जब हम फंडामेंटल पढ़ रहे थे, तो हम यहां पर बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया हो तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। वो हो सकता है किसी भी रीजन से, वो जब उसका निवारक नजरबंदी खत्म होगा तो फिर से चुनाव लड़ सकता है या फिर से वो सांसद बन जाएगा। तो ये अभी आरपीए एक्ट चल रहा है। इसके साथ साथ देखेंगे, अगर ये लगता है कि जो व्यक्ति सांसद बन रहा है
वो सरकारी ठेके के लिए बनना है, कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी ठेका लेना है उसको, और ये पता चल जाता है, लोगों के संज्ञान में आ जाता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, यदि वह किसी निगम में, किसी निगम का मतलब ये है, यदि किसी निगम में 25%, किसी कंपनी में जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 25% हो, उसका डायरेक्टर हो, निदेशक हो, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे भ्रष्टाचार के कारण सरकारी सेवाओं से उसको बर्खास्त नहीं किया गया हो, अगर उसे बर्खास्त कर दिया गया होगा पहले भी कभी, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये कंडीशन कुछ है, और ये जब कंडीशन, इनकी जांच कौन करेगा? जांच इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन जो जांच करेगा वो राष्ट्रपति को सलाह देगा। राष्ट्रपति साहब को जब सलाह दी जाएगी तो राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे, और राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर इलेक्शन कमीशन की सहायता से काम करता है, सलाह से काम करता है। अभी तक पिछले कुछ आर्टिकल्स में हमने देखा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम कर रहा था। तो यहाँ पर ये ऐसा सिस्टम है, आरपीए में दिया गया है कि अगर किसी सांसद को निर्भर घोषित करना हो, राज्यों में गवर्नर के द्वारा और संघ में राष्ट्रपति के द्वारा, तो हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन जो होगा वो राष्ट्रपति साहब को सुझाव देंगे और राष्ट्रपति साहब उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और ये जो इलेक्शन कमीशन की जो सलाह है वो बाध्यकारी होगी, वो अनुच्छेद 192 192 आर्टिकल 192 के तहत ये इलेक्शन कमीशन की जो जांच होगी और सलाह जो होगी राष्ट्रपति को, वो बाध्यकारी होगी, किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जाए कि नहीं। तो हमने कुछ ये चीजें पढ़ी। अब इसी में हम देखेंगे कि संसद की सदस्यता से समाप्ति कब होगी। कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता से समाप्ति कब हो सकती है, हम देखेंगे, इसको भी देख लेते हैं। संसद की सदस्यता से समाप्ति की बात करने जा रहे हैं। संसद की सदस्यता से समाप्ति, देखिए किसी कोई व्यक्ति सांसद है और उसकी मृत्यु हो गई हो, डेथ हो गई हो, तो उसका पद खाली हो जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करें, उसने त्यागपत्र दे दिया हो, मतलब कि जो सदस्य है, सांसद है, उसने त्यागपत्र दे दिया हो कि अब हमारा काम नहीं, मन नहीं है कि अब हम सांसद रहें या इस फील्ड में और काम करें। इसके साथ साथ हम देखें कि निर्वाचन रद्द हो गया हो, निर्वाचन रद्द हो गया हो। अब निर्वाचन रद्द के बारे में हमने देखा कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव के जो मुद्दे होंगे वो सुप्रीम कोर्ट और केवल सुप्रीम कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं। तो निर्वाचन रद्द हो गया हो। इसके साथ साथ अगर हम देखें, अगर कोई सांसद, कोई व्यक्ति है संसद के दोनों सदनों के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाए और उसने 10 दिन के भीतर किसी एक सदन से त्यागपत्र नहीं दिया है, यहां दिन ध्यान रखना, 10 दिन के भीतर किसी एक सदन से त्यागपत्र नहीं दिया है, तो उसकी जिस सदन में पहले नियुक्त होगा, अगर सपोज करिए कि लोकसभा में पहले निर्वाचित हो गया और राज्यसभा में बाद में हुआ,
तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जिस सदन में पहले निर्वाचित होगी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और अगर यही अपोजिट कर दें, अगर वो राज्यसभा में पहले हो जाता है और लोकसभा में बाद में निर्वाचित होगा, तो हम कहेंगे राज्यसभा में सदस्यता समाप्त हो जाती। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है एक और, कि अगर यही कंडीशन है कि सांसद है कोई और दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ ही निर्वाचित हो जाता है, तो हम देखेंगे उसकी, और वो मतलब कि 10 दिनों के भीतर ये घोषित नहीं करता है कि किस सदन में किस सदन में से उसकी सदस्यता को कंटिन्यू रखा जाए, तो उसे राज्यसभा से सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी, यानी कि वो लोकसभा की सदस्यता में बना रहेगा। तो अगर एक साथ अपॉइंटमेंट हो जाए, निर्वाचित हो जाए, सॉरी वहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात नहीं है, यहाँ पर इलेक्शन की बात, एक साथ में लोकसभा और राज्यसभा से निर्वाचित हो जाता है, तो उसे अगर प्रेफरेंस नहीं दिया है, वरीयता नहीं चुनी है कि मुझे यानी कि त्यागपत्र नहीं दिया है अगर किसी एक सदन में 10 दिन के भीतर, तो उसकी राज्यसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सिंपल मैटर में ये हमने चीज़ें कुछ देखी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में 2 सीटों से, 2 जगह से अगर चुनकर आ जाता है, तब अगर मान लीजिए कि जैसे मोदी जी हैं, गांधीनगर से चुनाव लड़े, वाराणसी से चुनाव लड़े, अब दोनों जगह से जीत गए, और दोनों जगह से जीतने के बाद उन्होंने नोटिफाई नहीं किया कि हम मतलब कि गांधीनगर से सांसद बने रहेंगे या फिर वाराणसी से। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, मोदी की कहाँ से, गांधीनगर और वाराणसी से। अगर इन्होंने 14 दिन के भीतर सूचित नहीं किया तो इनकी सदस्यता दोनों जगह से समाप्त हो जाएगी, मतलब कि इनका ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, निर्हर हो जाएंगे, अगर इन्होंने ये नहीं बताया कि हम जैसे वाराणसी से सांसद बन के रहेंगे। अगर इन्होंने 14 दिन के भीतर बता दिया कि हम वाराणसी से सांसद बन के रहेंगे, तो गांधीनगर की सीट वैकेंट हो जाएंगी, इसका दोबारा चुनाव कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात होगी कि अगर ये वाराणसी से, अगर इन्होंने 14 दिन के भीतर घोषित नहीं किया कि हम यहाँ से इस क्षेत्र से सांसद बन के रहेंगे, तो उनकी 14 दिन के भीतर दोनों जगह से समाप्त हो जाएगी योग्यताएं सांसद बनने की। ये हमने देखने का प्रयास किया। इसके साथ साथ कहें, अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्य विधानमंडल लोकसभा और राज्य विधानमंडल से एक साथ में चुना जाता है और उसने 14 दिन के भीतर कोई सूचना नहीं दी है कि वह कहाँ का विधायक या सांसद बन के रहेगा, तो यहाँ पर ये प्रावधान होगा कि उसकी लोकसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लोकसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और वो राज्य विधानमंडल का सदस्य बनकर रह जाएगा, मतलब वो विधायक बन के रह जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी कि संसद की सदस्यता की समाप्ति कैसे हो सकती है। अब हम यहीं पर देख लेते हैं अनुच्छेद 102 में कुछ वर्णित निर्योग्यताएं हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और अनुच्छेद 102 में क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या मतलब कि बातें हैं जो किसी सांसद को डिस्क्वालीफाई या निर्हर कर देती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वह मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद धारण न करता हो। इसके साथ साथ हमने देखा कि वह विकृत चित्त हो और उसका जो मतलब कि एसेट जो है वो कम हो लाइबिलिटी से, यानी कि लाइबिलिटी उसकी ज़्यादा हो, देयताएं, और उसकी संपत्तियां कम हो, और वो भारत का नागरिक ना हो या उसने स्वेच्छता से किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली। यहाँ दूसरे राज्य का मतलब है विदेशी राष्ट्र से। हम यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें, राष्ट्र और राज्य में डिफरेंस होता है। राष्ट्र और राज्य में क्या डिफरेंस होता है यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए
राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। और राज्य क्या है, ये हम कहें कि एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है, संवैधानिक अवधारणा है। अब ये मनोवैज्ञानिक का मतलब यहां पर एक देश के लोग, जैसे देश है तो यहां हम सब लोग जैसे भारतवासी हैं, लेकिन यहां पर कभी कभी सेंस ये लगता है कि यूपी राज्य है, बिहार राज्य है, वो प्रांत है, वो राज्य नहीं है। यहां पर अगर हम संविधान की भाषा में कहेंगे तो देश जो है यानी कि भारत जो है वो राज्य है, भारत राज्य के नागरिक हैं। तो विदेशी राज्य कहने का मतलब है उसने किसी दूसरे देश की, दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। तो हम लोगों ने ये देखा। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को हमने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग दल बदल की बात कर लें, दल बदल कानून की बात कर लेते हैं। दल बदल कानून भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दल बदल कानून क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। हम देखते हैं कि मूल संविधान में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। इसके बाद हम देखेंगे कि संविधान में संशोधन किया गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन। यह संशोधन कब होता है? 1985 में। और इसके जरिए किया क्या गया? हमारे संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची क्या थी? 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। हम यहां पर बात करेंगे, इसको भी याद रखना है कि 10th शेड्यूल में क्या चीजें हैं। तो 10th शेड्यूल में हमने देखा एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून की बात की गई, दल बदल विरोधी कानून, इसकी बात की गई है। तो 10th शेड्यूल हो गया। इसी में और संशोधन किया गया। इसमें संशोधन कब किया गया? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन कब किया गया? या 2003 में। और 2003 में कुछ इसमें और तत्व जोड़े गए। तो ये चीजें मूल संविधान में नहीं थे। ये 52वां 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1985 में हुआ था, इसके जरिए संविधान में एक नई अनुसूची, जिसे 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची के नाम से जानते हैं। तो हम यहीं पर याद कर लेते हैं, 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून से संबंधित है। और उसमें 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कुछ और चीजें जोड़ी गई, जिसे 2003 में संशोधित किया गया। अब हम इसके कुछ प्रावधानों को सीख लेते हैं। इसके प्रावधानों को हम सीख लेते हैं। प्रावधान क्या क्या है? इसमें कहा जाता है कोई सांसद या विधायक, मतलब ये संसद के लिए, मतलब लोकसभा राज्यसभा, इसके साथ साथ राज्य विधानमंडल के लिए। तो यहां पर कहा जाता है यदि कोई सांसद या विधायक को निर्हर कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यदि, या उसे अपने सदन की सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा। तो कब वंचित कर दिया जाएगा इसकी बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन है कि जिस दल के टिकट पर चुनाव जीता हो, अब मान लीजिए, और उससे त्यागपत्र दे दे, चुनाव जीतने के बाद उससे त्यागपत्र दे दे। त्यागपत्र अगर दे देगा तब क्या होगा? उस व्यक्ति की या उस एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद, या एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक, तो उस एमपी या एमएलए को हम एक प्रकार से कहेंगे उसकी सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी। तो त्यागपत्र अगर दे, यहां एग्जांपल से समझ लेते हैं। कोई सपोज करिए कि कोई मिस्टर ए है, वो चुनाव जीतते हैं यूपीए के द्वारा, कांग्रेस से जीतते हैं, और चुनाव जीतने के बाद जब वो सदन की सदस्यता पा जाते हैं, उसके बाद वो अपने दल से
यानी कि यूपीए से इस्तीफा दे देते हैं, त्यागपत्र दे दें कि हम अब इस दल से मेंबर नहीं है और किसी दूसरे दल को ज्वाइन कर ले। सपोज करिए ये भाजपा या बीजेपी या एनडीए को ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर ले, तो इन जो मिस्टर ए हैं इनको मतलब कि सदन की से सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी। तो हमने देखा कि 1 नंबर, जिस दल से कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है उस दल की टिकट का परित्याग करने पर उसकी सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम दूसरा देखें, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, सदन में कोई प्रस्ताव पारित हुआ है, मान लीजिए इसको एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं तो ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहेगा। सपोज करिए कि कोई प्रस्ताव है, गवर्नमेंट इतने समय किसकी है, एनडीए की है। अब सपोज करिए कि यूपीए के कुछ सांसद हैं या कोई व्यक्ति है, इनको भी हम मिस्टर ए ही नाम दे देते हैं, ये मिस्टर ए। अब पार्टी ने ये कहा है, अब पार्टी ये भी कह सकती एनडीए और यूपीए, मतलब कांग्रेस और बीजेपी ने कहा है, कहने का मतलब है इसने व्हिप जारी किया है। व्हिप जारी करने का मतलब होता है निर्देश जारी करना। निर्देश कैसा होगा, आप सपोज करिए कि एनडीए के जो विधायक सांसद हैं उनके लिए निर्देश जारी हुआ है कि इनको प्रस्ताव का समर्थन करना है, और यूपीए के सदस्यों के लिए निर्देश जारी है कि इनको प्रस्ताव का अपोज करना है, विरोध करना है। और ऐसी स्थिति में, व्हिप जारी होने की स्थिति में कोई व्यक्ति व्हिप का पालन नहीं करे, दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो हम कहेंगे कि उस सदन से उसकी सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी। सदन से सदस्यता की समाप्ति, ये चीज हो जाएगा। व्हिप का समझ में आया। इसके साथ साथ देखेंगे, यदि दल ने निर्देश दिया है, अब दल निर्देश दे कि आप मतलब कि सांसदों को या विधायकों को आना है और इस प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग करनी है। दल के निर्देश देने पर जो सांसद या विधायक हैं, ठीक, ये आ जाते हैं, सदन में उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं किया, और ये दल के द्वारा निर्देश दिया गया था कि आपको वोटिंग करनी है, पक्ष में या विपक्ष में, वो कुछ भी हो सकता है, और ये वोटिंग नहीं करते हैं, तब भी उस सदन से उनकी सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी। ये हमने देखा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, यदि कोई निर्दलीय सदस्य हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, तब भी उनकी सदस्यता सदन से समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ हम अगर देखें, यदि कोई मनोनीत सदस्य, अब देखिए हमने बताया कि निर्दलीय सदस्य, अगर किसी दल की कोई निर्दलीय है व्यक्ति, कोई निर्दलीय व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीतता है, तो अगर चुनाव जीत जाता है तो, और उसके बाद जीतने के बाद किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी उस सदन के लिए। इसके साथ साथ अगर हम यहीं पर बात करें, कोई मनोनीत सदस्य है, कोई मनोनीत सदस्य 6 माह के बाद, अब मनोनीत सदस्य के बारे में हमने बहुत डिटेल में बातचीत की है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से ये वो मनोनयन होता है। तो अगर ये 6 माह के बाद किसी पार्टी की जो सदस्यता है वो स्वीकार कर ले, 6 माह के बाद पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर ले, तब भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब ये निर्भर हो जाएंगे, इनको सदन की सदस्यता से समाप्ति हो जाएगी। हम इसके बाद देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा और राज्यसभा का सभापति होगा, उसके ऊपर ये दल बदल विरोधी जो कानून है वो लागू नहीं होता है।
लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे, इसी से संबंधित देखेंगे कि अगर मान लीजिए इसमें देखेंगे कि यदि अध्यक्ष या सभापति दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत निर्णय लेते हैं, अगर ये अध्यक्ष या सभापति साहब दल बदल इस नियम के अंतर्गत निर्णय लेते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यक्ष या सभापति दल बदल नियम के अंतर्गत कोई निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने का मतलब किसी व्यक्ति को सदन से सदस्यता की समाप्ति का निर्णय ले लिया, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन संभव है। न्यायिक पुनरावलोकन संभव है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने डिसीजन में दिया गया। और केस का नाम क्या था? किहोटो होलोहन वर्सेस जाइचिल्ल्यू। ये केस कब का है? 1992 का केस है, 1992 का। इस केस में कहा गया कि अध्यक्ष और सभापति का जो एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर डिसीजन होगा, उस निर्णय की न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये चीज़ निकल के आई। अब यहीं पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत दो वर्ड बड़े महत्वपूर्ण हैं। दो वर्ड कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं? हम यहाँ पर देखेंगे, यदि किसी दल के 1/3 सदस्य चुनाव होने के बाद उस पार्टी से सदस्यता से त्यागपत्र दे दें। अभी इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, सपोज करिए कि उत्तर प्रदेश की बात है, यहाँ पर सपा और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की बात है। अब मान लीजिए इसके 1/3 जो लोग चुनाव में जीत गए हैं। चुनाव में जीतने का मतलब क्या है? ये जो व्यक्ति चुनाव में जीते हैं वो इसी दल से संबंधित है, और इसके 1/3 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया हो, तो हम यहां पर कहेंगे त्यागपत्र अगर दे दिया हो तो पहले सिस्टम यह था कि इनकी सदन की सदस्यता समाप्त नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है, जो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, 91वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके जरिए इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस प्रथा को समाप्त करने का मतलब, अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य त्यागपत्र दे देते हैं जिस पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीतते हैं, तो उनकी सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें, इसी में 2/3 सदस्य अगर ऐसा कुछ कर ले, 2/3 सदस्य, तो इनकी सदस्यता की समाप्ति नहीं होगी। तो हम यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है, इसके लिए स्प्लिट टर्म का यूज हुआ है, स्प्लिट। और इसके लिए किस टर्म का यूज हुआ है? मर्जर। तो हम देखेंगे कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये आज तक चल रहा है, लेकिन स्प्लिट जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो हम लोगों ने देखा आज कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में चर्चा की। आर्टिकल 83 देखा, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल के बारे में चर्चा की। आर्टिकल 84 देखा, योग्यताओं की बात की। आर्टिकल 102 भी देखा, डिस्क्वालिफिकेशन की बात की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के साथ साथ एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बातचीत की। आज एक मेजर हिस्सा जो है पार्लियामेंट का वो कवर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे संसद से ही संबंधित। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रस्तावों के बारे में पढ़ा जाएगा, और इसके साथ साथ कौन कौन से काल आते हैं, प्रश्न काल, शून्य काल, इनकी चर्चा की जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। धन्यवाद मित्रों।